हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का माने इसके पहले हम लोग देखे थे डायमैग्नेटिज्म, और आज पढ़ेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल का सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी था डायमैग्नेटिज्म। तो देखिए, बिल्कुल उसी तरह इसे भी समझिए कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर कोई हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो ये भी वीक फील्ड से थोड़ा स्ट्रॉन्गर फील्ड में आ जाएगा। कहने का मतलब ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है। इसका और मतलब ये हुआ कि मैग्नेट को ये थोड़ा सा मैग्नेट इस मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। ये भी बात एक ही है। सब होता क्या है, देखिए, मान लीजिए बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है ना, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में रख दीजिए ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हम जो रेक्टेंगुलर शेप बनाए हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का है। तो देखिए, बाहर वाला लाइन जो है वो तो बाहर चला ही जाता है, जो थोड़ा नज़दीक है उसको खाली ये अंदर में खींच लेता है, यानी अंदर होके पास होने देता है। इस कारण से ये थोड़ा मैग्नेटाइज हो जाता है। ये थोड़ा मैग्नेटाइज होगा, यानी जब इसको आप कोई मैग्नेट के पास ले जाइएगा तो ये थोड़ा अट्रैक्ट होगा। डायमैग्नेटिक में आपने देखा था कि बाहरी को और बाहरे जाने देता है, अंदरों वाला जो मान लीजिए जा रहा था उसको वो ऐसे करके बाहर कर देता, एक्सपेल कर देता था। लेकिन पैरामैग्नेटिक है कि थोड़ा बाहर वाले को भी वो खींच लेगा, फील्ड लाइंस अपने में जाने देगा। तो उसका एग्जाम्पल यही सब है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का। एल्युमिनियम, प्लैटिनम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यही सब है उसका ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल। अब इससे कनेक्टेड एक लॉ है, क्यूरीज लॉ। तो क्यूरी लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटाइजेशन जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द सैंपल होता है। तो मैग्नेटाइजेशन M, ये देखिए T नीचे में दिया हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। याद रखिएगा, T कैपिटल है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केल्विन में उसका यूनिट देना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, पर डिपेंड करता है। और B नॉट क्या है यहाँ? B नॉट है वही बाहरी फील्ड जो है, वो है B नॉट। तो कहने का मतलब उस पर तो डिपेंड करेगा ही कि फील्ड ज़्यादा कीजिएगा तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा, कम कीजिएगा तो मैग्नेटाइजेशन कम होगा। लेकिन टेम्परेचर का जहाँ तक सवाल है, उसी के लिए इन्होंने, क्यूरी ने जो लॉ बनाया है कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए उसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट C दिया जाता है, C। तो अब हो गया M इक्वल टू C B नॉट बाय T। और इसको जो है आप बदल सकते हैं इसमें भी, ससेप्टिबिलिटी चाय में। कैसे? तो देखिए, M जो होता है वो चाय H होता है। तो यहाँ मान लीजिए चाय H आपने लिखा। अब B नॉट जो होता है वो होता है म्यू नॉट H। तो H दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा चाय इज इक्वल टू C म्यू नॉट बाय T। म्यू नॉट मतलब वैक्यूम का परमिएबिलिटी।
इसलिए यहाँ लिखा है कि क्यूरी का जो ये लॉ है, इस लॉ को कहते हैं क्यूरी का लॉ, को इस तरह भी कर सकते हैं कि चाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सैंपल। तो यही दोनों इक्वेशन जो इक्विवेलेंट इक्वेशन है को क्यूरी लॉ कहते हैं, और सी जो है इसमें उसको क्यूरीज कांस्टेंट कहते हैं। देखिए अब ये देखिए, चाय जो है वह आपको सिर्फ कोई मटेरियल का, चाय जो है वह सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा कि किस टाइप का मटेरियल है, लेकिन वो उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। यही चीज़ यहाँ से समझ में आ रहा है कि चाय जो है सो आपको टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पर ही नहीं डिपेंड करेगा, बल्कि मतलब सिर्फ उसी पर ही नहीं डिपेंड करेगा, बल्कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो वो तो आपका हो गया। अब है कि अगर आप मान लीजिए बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चलते हैं, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, एटॉमिक डायपोल्स जो है, मैग्नेटिक डायपोल हुआ, तो वो जो मैग्नेटिक डायपोल है, एटॉमिक डायपोल, वो सब आपको फील्ड के साइड में अलाइन होते चलेगा ज्यों-ज्यों आप फील्ड बढ़ाएंगे, और एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जबकि टोटल एटॉमिक डायपोल जो है फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी एक भी नहीं छूटेगा डायपोल इधर उधर मूव किए हुए, बल्कि सारा एक ही डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। उस समय जो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू होता है उसी को सैचुरेटेड वैल्यू कहते हैं, सैचुरेशन वैल्यू, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं एमएस द्वारा। हाँ, इसे देखिए अंडरलाइन मैंने करके रख दिया है कि सैचुरेशन वैल्यू को एमएस कहते हैं, यानी जब सारे के सारे एटॉमिक डायपोल्स फील्ड के लाइंस में अलाइन हो जाते हैं, उस समय जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसी को एमएस कहते हैं। देखिए जब सैचुरेटेड हो जाएगा सैंपल, यानी सारा का सारा डायपोल घूम जाएगा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तब अगर आप उसका टेम्परेचर भी बढ़ाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सारे के सारे डायपोल तो घूमे हुए हैं फील्ड में। अब कहाँ जाएगा, कोई बचा हुआ नहीं है। अच्छा, तो क्यूरीज लॉ जो लागू होता है एमएस वैल्यू तक ही, अगर उसके आगे आप टी बढ़ा दीजिएगा मान लीजिए टेम्परेचर, तो क्यूरीज लॉ लागू नहीं होगा। इसको ठीक से समझ लीजिए कि जब एम का वैल्यू एमएस हो जाए, यानी सैचुरेटेड हो जाए सैंपल, मतलब सारे एटॉमिक डायपोल्स फील्ड के लाइन में अलाइन हो जाए, एक भी डायपोल ना बचा हो, उस समय जो सैचुरेशन होगा मैग्नेटाइजेशन, उसको एमएस कहते हैं। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो ये क्यूरीज लॉ आपको नहीं लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू एमएस कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब तो कोई डायपोल नहीं बचा है। इसलिए कहा जाता है कि सैचुरेशन तक ही क्यूरीज लॉ लागू होता है। तो यही है आपका पैरामैग्नेटिज्म। तो बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर देंगे, और जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा देंगे। दूसरे को भी अगर मदद करना है तो आप उसको व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह में जहाँ आपका ग्रुप है भेज करके उनको
मदद कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।